आर्टिकल 370 क्या अब पूरी तरह खत्म मान लिया जाए? सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 370 हटाने को सही ठहराने के बाद क्या इसके पक्ष में कोई और तरीका बचा है? अब विपक्षी पार्टियां क्या रुख अख्तियार करेंगी और आर्टिकल 370 कैसे हटाया गया और कैसे लगाया गया था? आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में इतिहास का हिस्सा बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट में भी संविधान पीठ ने यानी 5 जजों की बेंच ने 11 दिसंबर को जो फैसला सुनाया उसमें ये मोहर लगा दी कि अब आर्टिकल 370 या अनुच्छेद 370 इतिहास के गर्भ में ही रहेगा। वर्तमान और भविष्य में अनुच्छेद 370 अब प्रभावी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था। राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 370 हटाने की शक्ति थी। जम्मू कश्मीर के पास बाकी राज्यों से अलग कोई संप्रभुता नहीं है। दो बयान दो अलग अलग राजनीतिक दलों के हैं, जबकि एक बयान उस शख्स का जिसका जम्मू कश्मीर से सदियों पुराना नाता है। ये बयान क्या है वो भी जान लीजिए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइडिया ऑफ इंडिया की हार है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निराश हैं, जबकि राजा हरि सिंह के बेटे कर्ण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और फैसले को सही बताया। बयान अब भले ही पक्ष में आए या विपक्ष में, लेकिन आर्टिकल 370 अब सिर्फ इतिहास की किताबों में ही पढ़ाया जाएगा। और अब यहाँ से चलते हैं उस फैसले पर जिस फैसले की वजह से आर्टिकल 370 का मामला सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष पहुंचा और उस पर लंबी सुनवाई हुई। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया और जब यह हटाया गया उस वक्त भी सदन में बहुत हंगामा हुआ था। उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह ने जोरदार स्पीच दी थी और कहा था कि जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा सदियों तक बनाए रखने के लिए आर्टिकल 370 को हटाना जरूरी है। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। अब ये समझिए कि आर्टिकल 370 हटाने के लिए 2 रास्ते थे या 2 विकल्प थे। एक विकल्प तो था संविधान संशोधन, जिसे करने के लिए बीजेपी के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं था और मामला इतना पेचीदा था कि कौन साथ देगा और कौन नहीं, ये साफ नहीं था। इसलिए चुना गया दूसरा रास्ता जो था आर्टिकल 373 के तहत, यानी राष्ट्रपति का आदेश चाहिए था। लेकिन आर्टिकल 370 में कोई भी बदलाव करने के लिए जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सहमति चाहिए थी और जो संविधान सभा जम्मू कश्मीर में बनी थी उसका कोई भी सदस्य 2019 में जीवित नहीं था। 20 जून 2018 को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र को राय भेजी कि किसी भी दूसरे दल के सहयोग से सरकार बनाना संभव नहीं है। यदि ऐसा किया भी गया तो भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा होगा और सरकार फिर भी स्थिर नहीं होगी। इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा के आर्टिकल 92 के तहत 6 महीने का आपातकाल लगाया गया। इसके बाद 19 दिसंबर 2018 को राज्यपाल ने फिर रिपोर्ट भेजी कि प्रदेश में सरकार बनाने का कोई रास्ता संभव नहीं। अब यहाँ से समझिए कि जम्मू कश्मीर विधानसभा का आर्टिकल 92 कहता क्या है। यह आर्टिकल कहता है कि आपातकाल 6 महीने से ज्यादा लगाया ही नहीं जा सकता, लेकिन राज्यपाल ने रिपोर्ट भेज दी तो राष्ट्रपति ने भारत के संविधान का आर्टिकल 356 लागू किया। 19 दिसंबर 2018 को राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी की कि आर्टिकल 356 के तहत जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा। अब यहाँ से शुरू हुई वो कहानी जिसके तहत आर्टिकल 370 हटाया गया और कैसे शुरू हुई वो भी समझ लीजिए। बहुत दिलचस्प है हमारा संविधान और उसकी व्याख्याएं। आर्टिकल 356 1B में लिखा है कि जिस वक्त राष्ट्रपति शासन लगेगा उस वक्त संसद या संसद द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति उस राज्य की विधानसभा का कार्य कर सकेगा या राज्य के लिए जरूरी फैसले ले सकेगा। और ये काम कौन करेगा, ये राष्ट्रपति शासन की अधिसूचना में लिखना होता है। 19 दिसंबर 2018 को जो अधिसूचना आई उसमें लिखा था कि भारत की संसद जम्मू कश्मीर से जुड़े जरूरी फैसले लेगी।
और यहाँ ये भी समझ लीजिए कि आमतौर पर यही प्रक्रिया हर राष्ट्रपति शासन के दौरान अपनाई जाती है। सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए ही पहली बार ऐसा हुआ हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। राज्यपाल की इसी अधिसूचना में एक और अहम बात लिखी थी और वो लिखी थी आर्टिकल 3 के बारे में। और आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 के तहत किसी भी राज्य का पुनर्गठन या उस राज्य में कोई भी बदलाव किया जा सकता है। आर्टिकल 3 कहता है कि ऐसा करने के लिए राज्य के विधानमंडल की राय एक निश्चित समय में मांगी जाएगी, लेकिन वो राय लागू की जाएगी ये जरूरी नहीं। ये राष्ट्रपति पर है कि वो उस राय को लागू कराने के लिए संसद को कहे या फिर ना कहे। अब 19 दिसंबर 2018 को आर्टिकल 356 लागू हुआ, जिसका मतलब ये हुआ कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अधिकार भारत की संसद के पास हैं। और संविधान सभा जो जम्मू कश्मीर की थी वो 1957 में ही भंग की जा चुकी है। अब 5 अगस्त 2019 पर चलते हैं। इसी दिन अमित शाह ने आर्टिकल 370 खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाए, और कदम क्या बढ़ाए उसे खत्म ही कर दिया। 5 अगस्त 2019 को जो पहला आदेश आया उसमें लिखा था कि ये आदेश 1954 में लागू किए गए सभी आदेशों को सुपरसीड करेगा, यानी उन सभी आदेशों के ऊपर ये मान्य होगा। और इसमें यह भी लिखा है कि 1954 के आदेश में जो संशोधन हुए उन सभी संशोधनों पर भी ये लागू होगा। और 1954 का आदेश खत्म होते ही आर्टिकल 35A खुद ब खुद खत्म हो गया। और इसी आदेश में लिखा है कि भारत के संविधान के सभी प्रावधान जो कभी भी संशोधित हुए हो वे मूल प्रावधान सभी जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। यानी जो आदेश आया वो आया आर्टिकल 371D के तहत, क्योंकि संसद की बात नहीं हुई बल्कि संविधान की बात हुई। यानी राज्य की राय पर फैसला किया जा सकता है। अब राज्य की राय कहां से आएगी? तो इस आदेश में आर्टिकल 367 में एक क्लॉज जोड़ा गया जिसमें कहा गया कि संविधान का मतलब वो होगा जो संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू होता है। यानी 1964 के भारत के संविधान के बजाय वो संविधान जो 2019 में था या उसके बाद जो भी बदलाव होंगे वो भी। एक बात और इसी 367 में जोड़ी गई और वो ये कि आर्टिकल 373 में संविधान सभा है, वो संविधान सभा जम्मू कश्मीर की विधानसभा को माना जाएगा। और साथ में जोड़ा गया कि जम्मू कश्मीर के संविधान के तहत जो राज्यपाल वहां की सरकार की रायशुमारी से काम करता है उसकी रायशुमारी के बिना भी राज्यपाल की शक्तियां पूर्ण रहेंगी। और 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की विधानसभा का मतलब था भारत की संसद, जो 19 दिसंबर 2018 के राष्ट्रपति की अधिसूचना में कहा गया है। पहला आदेश राष्ट्रपति ने 5 अगस्त 2019 की सुबह निकाला, जिसकी जानकारी अमित शाह ने यानी गृह मंत्री ने संसद में दी। इसके बाद आया दूसरा स्टेप। अमित शाह राज्यसभा में 2 रेजोल्यूशन लेकर आए, यानी संकल्प, जो दोनों साथ साथ वोटिंग के जरिए पारित होने थे। पहला संकल्प कहता है 373 के तहत भारत की संसद के रिकमेंडेशन के आधार पर भारत के राष्ट्रपति घोषित करते हैं कि आर्टिकल 370 के सभी हिस्से खत्म हो जाएंगे, सिर्फ पहला हिस्सा बचेगा। और पहला हिस्सा अब से ये होगा कि आर्टिकल 370 के तहत भारत के संविधान के सभी रेजोल्यूशन जो समय समय पर पारित होते रहे हैं सभी जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे। आर्टिकल 152, आर्टिकल 308 और आर्टिकल 363 में या संविधान में कहीं भी कुछ और भी लिखा हो वो लागू नहीं होगा, सिर्फ वही लागू होगा जो कहा गया है। और दूसरे रेजोल्यूशन में लिखा है कि राष्ट्रपति ने कहा है कि जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करना है और अनुच्छेद 3 कहता है विधानसभा की परमिशन ले। विधानसभा है नहीं तो संसद ही तय करेगी पुनर्गठन होना है, यानी संसद की राय मांगी है। और ये दोनों रेजोल्यूशन पहले राज्यसभा और फिर लोकसभा से करीब 1.5 घंटे के अंदर पारित करा लिए गए। दोनों सदनों से रेजोल्यूशन पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास गए और राष्ट्रपति ने कह दिया कि संसद की सहमति से रेजोल्यूशन पास हुए हैं और अब ये बिल संसद में पेश होने के लिए भेजा जा रहा है। और फिर संसद में पेश हुआ जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019। ये बिल 58 पेज का था। इस बिल के तहत जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से हो गए, पहला हिस्सा जम्मू कश्मीर और दूसरा हिस्सा लद्दाख। लद्दाख को आर्टिकल 239 के तहत बनाया गया, यानी वहां विधानसभा नहीं होगी, सिर्फ एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा जो सारे कामकाज को देखेगा।
जबकि जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 239 ए के तहत केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, यानी वहां विधानसभा तो होगी, बिल्कुल पुडुचेरी के सभी प्रावधानों की तरह जम्मू कश्मीर में भी वो लागू होंगे। अब जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है वो भी समझ लीजिए। लद्दाख में क्योंकि विधानसभा नहीं होगी, इसलिए वहां सिर्फ लोकसभा का ही चुनाव होगा और लद्दाख में लोकसभा की 1 सीट होगी। जम्मू कश्मीर में क्योंकि विधानसभा भी होगी, इसलिए वहां राज्यसभा की 4 सीट होंगी और लोकसभा की 5 सीट। और जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीट कर दी गई 90, जिन पर चुनाव होगा, और 24 सीट पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए छोड़ दी गई, यानी जब कभी पीओके हमारा हिस्सा फिर से बनेगा तब वहां से भी 24 सदस्य चुनकर आएंगे। इसके अलावा 2 सीट पर राज्यपाल महिलाओं को नॉमिनेट भी कर सकते हैं। और जम्मू कश्मीर में एक बात दिल्ली की तरह भी लागू होगी, और वो ये कि वहां मंत्री विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 10% ही होंगे, यानी 90 सीट की विधानसभा तो मुख्यमंत्री समेत कुल 9 मंत्री, जैसे दिल्ली में 70 सीट वाली विधानसभा है और सीएम को मिलाकर अधिकतम 7 मंत्री ही हो सकते हैं। भारत के बाकी राज्यों और केंद्र के मामले में मंत्रियों की संख्या लोअर हाउस के सदस्यों के 15% के बराबर होती है। और एक और बात उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों से उनकी राय नहीं पूछी गई, यानी प्लेबिसाइड नहीं करवाया गया, जिसे कराने के लिए यूएन ने कहा था। तो ये जान लीजिए कि यूएन ने ये भी कहा था कि प्लेबिसाइड तभी कराया जाए जब पाकिस्तान अपनी सेना को कश्मीर से पीछे पाकिस्तान की सीमा के अंदर लेकर जाए। अब पाकिस्तान ने अपनी सेना 1947 के बाद से ही कभी भी पीओके से हटाई नहीं, तो भारत वहां कैसे प्लेबिसाइड कराए। ये बातें थी 5 अगस्त 2019 के संदर्भ में, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में परिसीमन हो गया है और अब वहां विधानसभा की कितनी सीटें होंगी वो भी जान लीजिए। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब बढ़कर 43 हो गई। कश्मीर में पहले 46 सीट थी और अब विधानसभा की सीट वहां 47 होंगी। पीओके के लिए पहले भी 24 सीट रिजर्व थी और अब भी 24 सीट ही रहेंगी। एसटी के लिए पहले कोई रिजर्वेशन नहीं था, लेकिन अब 9 सीट रिजर्व होंगी। पीओके विस्थापितों के लिए पहले कोई सीट नहीं थी, लेकिन अब 1 सीट रिजर्व होगी। पहले 2 महिला मनोनीत सदस्य हो सकती थी, लेकिन अब मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 5 हो जाएगी। क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर में आरक्षण लागू नहीं होता था, लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद आरक्षण लागू होगा, इसलिए विधानसभा में 9 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व की गई है। ये थी आर्टिकल 370 के हटने की कहानी, और अगले भाग में आपको बताएंगे वो परिस्थितियां जब आर्टिकल 370 कश्मीर में लगाया गया था।